Hello guys, welcome to Avyana IAS Academy. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Commerce Management and PGT Commerce. So guys, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के काफ़ी सारी जो यूनिट और टॉपिक्स जो हैं हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी फ्रेंड सर्कल में आपके नोन में या इससे रिलेटेड जो भी लोग स्टडी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियोस शेयर करें ताकि उनके साथ में भी हम अपने जो कॉन्सेप्ट हैं वो शेयर कर सकें, अपने थॉट्स जो हैं वो शेयर कर सकें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर हैं आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो आज की जो क्लास है वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसमें से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। इसमें हमारे बहुत चुनिंदा छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे बचे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशो एनालिसिस पे बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बट इसमें से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। राइट, तो चलिए आज की क्लास में हम बढ़ते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। तो इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेरीज हैं आपकी, वो यहाँ पर आज की वीडियोज़ में क्लैरिफाई हो जाएंगे। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा किस चीज़ के ऊपर है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कैश फ्लो क्या होता है। कैश का मतलब होता है मनी, फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट जो हमारी ये बताएगी कि कैश की मूवमेंट कैसे कैसे हुई है। ये फ्लो हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है इनफ्लो और एक होता है हमारा आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब आया, यानी सोर्सेस, हमारे पास पैसा कहां से आया। ठीक है, और आउटफ्लो मतलब एप्लीकेशन। ठीक है, तो आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ कि हम उसको कहां पर यूज कर रहे हैं, और इनफ्लो का मतलब क्या हुआ कि हम उसका जो सोर्सेज है वो हमारे पास क्या है, मतलब कौन सा ऐसा सोर्सेज है जहां से हमारे पास पैसा आ रहा है। तो उसी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है हम आज की डेट में बताने वाले हैं कि कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो हमारी कैसे कैसे बनाई जाती है। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे। कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ? इनफ्लो, यानी जो हमारी रिसीप्ट हुई है, पैसा हमारे पास जहां से भी आया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनफ्लो। और आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ कि जो हमने पेमेंट करी है, यानी जो एप्लीकेशन हुआ है हमारा, जो हमारा यूटिलाइजेशन हुआ है ऑफ व्हाट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स मतलब जो कैश के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम कैश और कैश इक्विवेलेंट, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स और ये जो ड्राफ्ट वगैरह हैं, ये सब हमारे जो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? कैश, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या? वो सिक्योरिटीज जो आप इजीली सेल और परचेज कर सकते हो, जिनकी जो लिक्विडिटी होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, मतलब आप इजी और लो कन्वर्जन पे या लो आपके जो लीगल चार्जेस होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उसके थ्रू आप कभी भी उनको कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। आपके पास पैसा पड़ा है, आप मार्केटेबल सिक्योरिटी में डाल दो। आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं, आपको रिक्वायरमेंट है, कैश की ज़रूरत है, आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, उनको आप सेल आउट कर दो। तो ये चीज़ें आप अपनी ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन चीज़ों के बारे में हम लोग जो वो बात करेंगे। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या हुआ? वो स्टेटमेंट जो एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो कि हमारी क्या बताएगी? ये बताएगी कि हमारा इनफ्लो कितना हुआ है, आउटफ्लो कितना हुआ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इनका जो पूरा रिकॉर्ड रखेगा कि हमारा कितना कैश इनफ्लो हुआ है और कितना कैश हमारा आउटफ्लो हुआ है, उसकी जो स्टेटमेंट बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की जितना भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कैश इनफ्लो कितना है और कैश आउटफ्लो कितना है, और एट दी एंड हमारे पास कितना पैसा बचा है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज की रिसिप्ट हुई, तो ये क्या हुआ? हमारा इनफ्लो। और आपकी जो 120 रुपीज की आपने पेमेंट करी, तो ये हमारा क्या हो गया?
नेगेटिव कैश फ्लो। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई मैंने जो आउटफ्लो करा है वो कितना करा है, 80 रुपीज का किया है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा 20 रुपीज अभी रिमेनिंग है। ठीक है, तो यही चीज मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा कि भाई मेरा कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना कैश मेरा आउटफ्लो हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली मैं यहां पर एक स्टेटमेंट तैयार करूंगा। उस स्टेटमेंट को मैं क्या बोलूंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा दो वर्ड हमारे होते हैं, एक होता है मेरा कैश बजट और एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या होता है, ठीक, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो हमारी पास्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है। जो ट्रांजेक्शन हमारी हो चुकी हैं उससे हमें एट द एंड मतलब हम टैली करना, ये देखना कि भाई कितना इनफ्लो हुआ है, कितना हमारा आउटफ्लो हुआ है और एट द एंड हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश बजट का मतलब क्या होता है, कैश बजट का मतलब होता है फ्यूचर से रिलेटेड आप चीजों को बनाना। ठीक है, इसको बताना कि भाई आने वाले टाइम के लिए हमारे पास कैश का कितना कितना बजट है, फर्स्ट मंथ में कितना रहेगा, सेकंड मंथ में कितना रहेगा। हम एक एक्सपेंडिचर और इनकम को प्लान करते हैं कि आने वाले टाइम के लिए हमारा ये प्लान, हमारा एक्सपेंडिचर होने वाला है, ये हमारा सोर्सेज ऑफ इनकम होने वाले हैं, तो उसके लिए फ्यूचर को जब आप प्लान करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश बजट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो हमारी पास्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है और ये देखती है कि भाई हमारा एट द एंड हमारे पास कितना कैश इनफ्लो हुआ है और कितना कैश हमारा आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर और इट इज रिलेटेड टू पास्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये जब मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताए थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो जो है उसका भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा होता है, 3। इसको बाद में रिवाइज कर दिया गया है। ठीक है, उसमें कई सारे चेंजेस कर दिए गए, कुछ चीज़ें अमेंडमेंट कर दी गई हैं, तो वहां पर जो है हमें इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो किसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज रिलेटेड टू विच। ठीक है, और या फिर वो बोलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बाय द कंपनी एज पर द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो वहां पर आपको जो है कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको देगा, आपको बताना है कि भाई कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे मैच करता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि जैसे मान लो यहाँ पे आपको दे दिया AS3, AS14, AS5 और AS19। ठीक है, यहां पे कुछ चीजें आपको दे दी और आपको बोल दिया कि भाई इसको मैच करो, तो ऐसे भी इस तरीके से भी मैचिंग आपकी दे देता है। ठीक है, तो ये चीजें जो वो आपके इसमें आ जाती हैं तो हमें देखना पड़ता है कि भाई ये चीज हमारी इसमें आएंगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या बोला है कि हमारे जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन जितना भी कैश फ्लो हमारा आता है या कैश आउटफ्लो हमारा होता है, तो उनको आप 3 एक्टिविटी में डिवाइड कर दो। कौन कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो या तो वो ये बोलेगा, कुछ आइटम आपको देगा और आपको बोलेगा कि भाई इनमें से छांट के बताओ कि ये इनमें से कौन सा जो आइटम है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, या कौन सा आइटम आपका नहीं है। अब वो हो सकता है कि 5-6 आइटम आपको दे दे और ऑप्शन में दे दे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दिस, तो उसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा किससे रिलेटेड है। या वो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि जैसे मान लो आपको ये दे दी, ऐसे ही आपको 3 एक्टिविटीज दे देगा, जिससे सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, और परचेज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, या पर सेल ऑफ शेयर या रिडेम्पशन ऑफ शेयर, ठीक है, या सेल ऑफ स्टॉक। तो आपको बोलेगा कि भाई इसमें से मैचिंग करो जरा, कौन सी चीज जो आपकी ऑपरेटिंग की है, कौन सी इन्वेस्टिंग की है, कौन सी आपकी फाइनेंसिंग की है। तो आपको 3 एक्टिविटीज का ध्यान रखना है। AS3 आप ऐसे ध्यान रखना, 3 एक्टिविटी, 3 स्टैंडर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो AS3 3 एक्टिविटी और 3 हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पर हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पीछे, हम क्यों बनाते हैं उसको, वो उसके बारे में बात करते हैं। क्या, टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। ये मैंने आपको 3 एक्टिविटी बताई अभी, कौन कौन सी,
ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों एक्टिविटी के अंदर आपका कितना कितना पैसा इनफ्लो हुआ है, कितना पैसा आपका आउटफ्लो हुआ है, तीनों एक्टिविटीज को आप अलग अलग कैलकुलेट करोगे। ऑपरेटिंग के अंदर कितना हुआ है, फाइनेंसिंग के अंदर कितना हुआ है, इन्वेस्टिंग के अंदर कितना हुआ है, तीनों चीजों को आप उसमें ऐड ऑन करोगे, तब आपको लास्ट में जाके आपको ये पता चलेगा कि आपका एट द एंड कितना अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है या जो लॉस है वो आपका है, या फिर आपका जो कैश इनफ्लो आपका कितना है और आपका नेट कैश आउटफ्लो आपका कितना है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमें यह भी पता चल जाता है कि भाई हमारा जो सोर्सेस मतलब कितना कितना पैसा आया है और कितना कितना पैसा हमने यूज करा है। एप्लीकेशन मतलब यूटिलाइजेशन। मान लो हमने पैसा ले लिया, अब मान लो डिविडेंड हमने लिया है, मतलब डिविडेंड हमें मिला है, तो वो हमारा क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। और डिविडेंड हमने दिया है तो वो हमारा क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वो हमारा एप्लीकेशन और सोर्सेज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इनफ्लो में से आप आउटफ्लो को माइनस करोगे तब जाके आपको पता चलेगा भाई नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो आपका कितना है, नेट कैश फ्लो कितना है आपका। ठीक है, तो यहां पर हम जो है वो ये देखते हैं कि भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारा जो वो इनफ्लो आउटफ्लो होने की वजह से कितना हमारा एक्टिविटीज में हमारा आया। ठीक है, क्या क्या हमारा फर्क पड़ा, पहले वाली बैलेंस शीट क्या थी और अब वाली बैलेंस शीट क्या है और उसमें क्या फर्क हमारा आ रहा है। ठीक है, तो जब भी एक शॉर्ट टर्म के लिए हम प्लानिंग करते हैं, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाई जाती है आपके, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज होती है, क्योंकि हर साल आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपकी नहीं बनती है। ठीक है, तो इससे हम जो है वो ये देख सकते हैं कि कोई आपका जो एंटरप्राइज है उसमें हमारी एक्टिविटीज से कितना कितना चेंजेस आ रहा है, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो से हमारा कितना कितना चेंजेस एंटरप्राइज की एक्टिविटीज में आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, पहले तो आपने सोर्सेज देखे कि सोर्सेज क्या क्या है हमारे, एप्लीकेशन देखे कि एप्लीकेशन कहां कहां पर हमारी आ रही है, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो आपने देख लिया, और ये भी देख लिया आपने कि इनफ्लो और आउटफ्लो होने की वजह से आपके जो बाकी चीजें हैं उसमें कितना चेंजेस आ रहा है। एट द एंड या बिगनिंग ऑफ द ईयर हमारा जो चीजें थी वो इतनी थी, एट द एंड हमारी चीजें जो इतनी है, तो उसमें हमारा कितना कितना फर्क आपका आ रहा है। तो वही चीजें हम लोग जो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस ये होती है कि एक तो हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, जब भी हम शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए कोई हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम हमेशा किस पे जाएंगे, शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे जाएंगे। ठीक है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम देखेंगे कि भाई हमारा कैश फ्लो हमारा कितना हो रहा है। इसके बेसिस पे आप 5 साल का 10 साल का डिसीजन नहीं ले सकते हो, इसके बेसिस पे कभी भी आप लॉन्ग टर्म का डिसीजन नहीं लोगे। इससे रिलेटेड आप शॉर्ट टर्म का करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन आप ले सकते हो। ठीक है, इसके बेसिस पे कभी भी आप लॉन्ग टर्म का डिसीजन नहीं लोगे। मतलब 1 साल के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिस पे आप 3 साल का, 4 साल का डिसीजन कैसे ले सकते हो, नहीं ले पाओगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए ही बनाई जाती है। कैश बजट भी आपका शॉर्ट टर्म के लिए ही बनाया जाता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही बनाया जाएगा, उसके बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान नहीं करोगे। ठीक है, असेस लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, इससे क्या होगा कि आपको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको जो है लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी का पता चल जाएगा। लिक्विडिटी मतलब कि आपके पास लिक्विड पोजीशन क्या है, कितना कैश आपके पास अवेलेबल है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना कैश आपके पास अवेलेबल है, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी पोजीशन। तो ये चीजें आपको पता चल जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो कंक्लूड द सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी मतलब कि आपकी जो पे ऑफ कैपेसिटी है वो कितनी है और आप कितना पे ऑफ उनको कर पा रहे हो। तो ये चीज आपको यहां से पता चल जाएगी। टू मैनेज द कैश एफिशिएंसी, ठीक है, तो कैश की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है और कितना इफेक्टिवली आप अपने कैश को मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है, कितना कैश आपके पास है, कितना होना चाहिए, कितना कैश आपके पास है, तो ये सारी चीजें आप जो यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा टू जस्टिफाई द कैश पोजीशन, आपकी जो कैश पोजीशन है वो क्या कहती है, कैश इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, तो उसके बाद एट द एंड आपके पास कितना पैसा है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसके साथ साथ आपके जो मैनेजमेंट का जो डिसीजन है वो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया था, और एट द एंड आपके पास क्या है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, आपकी जो सॉल्वेंसी पोजीशन है वो क्या है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई आपने मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया था वो सही लिया था या गलत लिया था।
क्योंकि एट द एंड आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपने सही डिसीजन लिया था तो अगर सब कुछ करने के बाद भी आपके पास पैसा नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका फ्लॉ है। तो वही फ्लॉ जो वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, टू टेक डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्यों? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। ठीक है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट हम कितना पैसा अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। अब वो जब हम डिविडेंड के बारे में बात करेंगे तो डिविडेंड किस में दिया जाएगा? कैश में दिया जाएगा। डिविडेंड देने की वजह से हमारी कैश पोजीशन चेंज होगी। अब हमें डिविडेंड देना चाहिए या डिविडेंड नहीं देना चाहिए। अगर हमारे पास कैश है तो हमें डिविडेंड देना चाहिए। उसमें भी हम डिसाइड करेंगे कि भाई हम आगे कंपनी का क्या प्लान है, कंपनी जो है वो उसके बारे में सोच रही है डिविडेंड देने के बारे में या नहीं सोच रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, तो उसके बारे में कंपनी जो है वो कुछ प्रोविजंस बना के चलती है कि भाई कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारी कैश पोजीशन पे फर्क पड़ेगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस कैपेबल नहीं है कि भाई हमें डिविडेंड देना चाहिए तो वो थोड़ा सा हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट का डिसीजन आप चेक कर सकते हो, कैश अपनी जो कैश पोजीशन है उसको आप चेक कर सकते हो, एफिशिएंसी आप चेक कर सकते हो, और इसके साथ साथ आपका जो इनफ्लो है आउटफ्लो है इन सब चीज़ों के बारे में आप अपना चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं इसके बारे में कंपनी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं देगी। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट कैश इनफ्लो है और आउटफ्लो है तो उसके हिसाब से कंपनी देख सकती है कि भाई हमारे पास कैश पोजीशन क्या है। अब कंपनी के पास पैसा ही नहीं है तो कंपनी कहाँ से देगी डिविडेंड? अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि कंपनी डिक्लेयर कर दे और ना दे। अब पोजीशन में है नहीं, कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, कहाँ से डिक्लेयर करेगी? तो मैनेजमेंट वैसे ही जान खा जाएंगे उसके शेयर होल्डर, डिक्लेयर क्यों करा जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था। तो अब हमें ये भी देखना पड़ता है कि भाई फ्यूचर में हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई फ्यूचर में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो बेटर है कि आज इस पैसे को सिक्योर करके रख लिया जाए। तो वो हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। लिमिटेशंस क्या होती है? इसमें सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शन की ही बात करेंगे, नॉन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में कोई भी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। नॉन कैश ट्रांजैक्शन मतलब, हाँ, तो अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो कैश में नहीं हुई है आपकी, ठीक है, या काइंड में या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे। जैसे क्वालिटी है, कस्टमर सर्विसेज है, और आपका जो है कस्टमर रिटेंशन है, आपकी इमेज फॉर्मेशन है, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं होती है। हम सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में बात करेंगे, बाकी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर कोई भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट। क्या मतलब है इसका? कहने का मतलब ये है कि जब आप सब्स्टिट्यूट का मतलब रिप्लेस कर देना, ठीक है, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को या इनकम स्टेटमेंट को कैश फ्लो से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। भैया इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दी तो इनकम स्टेटमेंट की क्या जरूरत है। आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसका पर्पस अलग है और इसका पर्पस अलग है। इसमें सारी आइटम को कंसीडर किया जाएगा, इसमें सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट को ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर बैलेंस शीट। आप ये नहीं कह सकते सिमिलरली कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपको बैलेंस तो पता चल ही गया कि कितना बैलेंस आपके पास है, तो बैलेंस शीट की क्या जरूरत है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कमी है कि मतलब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट अपनी जगह है, ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है, और ये कह सकते हो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टूल। इसके बेसिस पे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, जो ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है उन्हीं को जो वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। इसके बेसिस पे फ्यूचर में ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हम डिसीजन नहीं ले सकते। असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी, इससे हमें लिक्विडिटी का पता चल जाएगा। लिक्विडिटी कैसे पता चलेगी आपको? ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कैश की जो पोजीशन होती है वो कुछ और होती है, एक्चुअल पोजीशन कुछ और होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ और दिखा रहा होता है, एक्चुअल में पोजीशन हमारी कुछ और होती है। तो वहां पर एक्यूरेटली उसको मेजर कर पाना वो थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, इससे आप इनकम स्टेटमेंट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, और इससे आप बैलेंस शीट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, नॉन ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, और
कई बार हमारी जो एक्चुअल में जो लिक्विडिटी है, अब जो चीज़ें आपकी इसमें कन्वर्ट नहीं हो रही है या कैश के फॉर्म में नहीं है, तो उनको तो आप यहाँ पर दिखाओगे ही नहीं आप, ठीक है। तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि इसके बारे में आप जब भी बात करोगे तो यहाँ पर एक्यूरेट जो एक्यूरेसी है वो आपको नहीं पता चलेगी। यहाँ पर देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो कैश का मतलब क्या होता है, कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक और कैश एट बैंक वगैरह, वो सारा आपका आ जाएगा आपके हाथ में, और जो कैश में जो आपके बैंक में जो जमा है, और उसके साथ साथ डिमांड डिपॉजिट मतलब पेबल ऑन डिमांड होता है। जो पेबल ऑन डिमांड होता है कि आप चेक काट के दे दो तो आपकी डिमांड पे आपको मिल जाता है। डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जो होते हैं वो सारे आपके इसमें आ जाते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है जो या तो मतलब जिनकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब जिनको आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या हाईली लिक्विडिटी होती है, उनको जब चाहे जैसे चाहे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे उसको हम क्या बोलेंगे, कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो इसमें हमारा जो रिस्क होता है वो हमारा नेग्लिजिबल होता है कि भाई अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अब जैसे क्या होता है कि हमारे कोई सिक्योरिटी है, अगर हम उसको बेचेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये रिस्क यहाँ पर हमारा जो ना के बराबर रहता है, ठीक है। तो ये इसमें हम जो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका क्या क्या चीज़ें आएंगे, तो वो आप देखिए, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो लॉन्ग टर्म वाले इसमें कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इन सब चीज़ों में आपकी जो लिक्विडिटी रहती है वो ज़्यादा रहती है, आप जब चाहे उसको अपना जो कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में आपका ये चीज़ आ जाती है। अब निकालोगे कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, नॉर्मल सी बात है, कैश इन हैंड आपके पास है, कैश एट बैंक आपने निकाल दिया, चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट आपके हाथ में है, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके हाथ में है, ठीक है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद बैंक ये आपका हो गया, और इसमें आपको जो है ये पता चल जाएगा भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू हमें पता चल जाएंगी कि भाई कैश कितना है, कैश इन आपका बैंक कितना है, डिमांड ड्राफ्ट, चेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी क्या क्या हैं, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। नेक्स्ट, तो हम बात करते हैं इसकी एक्टिविटीज़ की, कि हमने 3 एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटीज़ हमारी क्या बताती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब वो एक्टिविटीज़ जो हमारे डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, जैसे सेल, हमने सेल करी, परचेज करा, या डायरेक्टली जो हमारे बेसिक ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस में जो चीज़ें कंसीडर करी जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसमें नॉन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारी आती हैं। कोई इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर रहे हैं और कोई फाइनेंसिंग हम नहीं कर रहे हैं, उनके अलावा जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कोई चीज़ हमने सेल करी है, रॉ मटेरियल खरीदा, परचेज करी है, तो उसमें जो चीज़ें आती हैं, उसमें जो भी हमारा कैश इनफ्लो होता है और जो हमारा चीज़ें आती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलेंगे। मतलब जो बेसिक ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस हमारा है, हमने कोई चीज़ खरीदी, कोई चीज़ हमने बेची, तो उससे हमने जो सेल परचेज हम जो करते, जैसे सेल हम निकालते, सेल हम करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, परचेज करेंगे तो हमसे पैसा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो हमारी इसमें आ जाती हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। जो हमारी ऑपरेशन जो बेसिक ऑपरेशन हमारा होता है, ठीक है, मतलब सेल परचेज का जो हमारा काम है, उसमें जो भी पैसा हमारे पास आया या जो भी पैसा हमारा गया, तो वो सारा हमारा किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। जो बेसिक ऑपरेशन आपका रहेगा वो आपका किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, हमने पैसा कहां कहां पर इन्वेस्ट किया है, तो इसमें हमारी मतलब एक्विजिशन करा है आपने, कोई चीज हमने एक्वायर करी है, या डिस्पोज किया है हमने लॉन्ग टर्म एसेट को या किसी अदर एसेट्स को जो हमारे बिजनेस में यूज करी जाएंगी, तो ऐसी उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मतलब कोई सेल करी है, परचेज करी है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज हमारी इसमें आ जाएंगी। अगर हम सेल करेंगे तो इनफ्लो होगा, परचेज करेंगे तो आउटफ्लो होगा। परचेज करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा और सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा,
ठीक है, तो इसमें हमारा जो है ये सारी एक्टिविटीज हमारी किस में आ जाएंगी, फाइनेंसिंग, वो सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएंगे। जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने फिक्स्ड एसेट परचेज कर ली, ठीक है। सेल एंड डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब अगर आपने इसको सेल कर दिया या परचेज कर लिया तो वो चीज आपकी इसमें आ जाएंगी। परचेज करोगे तो पैसा जाएगा और सेल करोगे तो पैसा आएगा, वो इनफ्लो और आउटफ्लो में आपका आ जाएगा। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, अगर आपने सिक्योरिटीज को परचेज किया है तो वो आपका किस में आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मतलब मैंने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मैंने किसी की सिक्योरिटीज खरीदी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्वेस्ट कर दिया ना मैंने एक तरीके से, ठीक है। आप उसको बेच दो, आप उसको बेच दो, ठीक है, तो ये चीज आपकी जो वो इसमें आ जाती है। लोन एंड एडवांस मेड टू द थर्ड पार्टी, आपने किसी थर्ड पार्टी को लोन दे दिया या किसी थर्ड पार्टी से लोन ले लिया, ठीक है, तो ये चीज आपके इसमें आ जाती है, लेकिन वो फाइनेंशियल एंटरप्राइज नहीं होनी चाहिए। अगर ये काम फाइनेंशियल एंटरप्राइज कर रहा है तो वो इसमें कंसीडर नहीं किया जाए, क्योंकि वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। कोई बैंक पैसे का लेन देन कर रहा है तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि उसका काम ही उसी से चल रहा है, ठीक है, तो ये चीज आपके इसमें आ जाती है, ठीक है। रीपेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द लोन और एडवांसेस, हमें कोई रीपेमेंट मिली है तो वो चीज हमारी इसमें आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आती हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, वो एक्टिविटी जिससे हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो उन एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब वो एक्टिविटी जिससे हमारा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या जो ओनर्स की जो कैपिटल है वो हमारा चेंज होता है, ऐसी एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और आपके बोरोइंग वगैरह जो है वो आपके इसमें आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके ओनर्स कैपिटल में चेंजेस आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब फाइनेंस का लेन देन, सिक्योरिटी का लेन देन, वो हमारा इसमें आ जाएगा। इशू ऑफ शेयर या कोई डिवेंचर और इस तरीके से हम कोई भी सिक्योरिटी हम इशू कर रहे हैं तो वो हमारा किस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। इशू ऑफ डिवेंचर, लोन, बॉन्ड और अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वो सारा आपका इसमें आ जाएगा। कोई भी हमने जो है वो शेयर है, डिवेंचर है, लोन है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, अगर इनको हमने इशू करा है तो वो सारा हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। या हम इसको रिडीम कर रहे हैं तो वो भी हमारे इसमें आ जाएगा। हमने मतलब रिडीम करा है तो हमारा पैसा जाएगा, हम इशू कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है। चेंजेस इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, अगर आपका कोई बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपका कोई वो हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपने लिया है या आपकी कैश क्रेडिट अगर आपने यूज किया है तो वो आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, ये मैंने आपको बता दी, रिडेम्पशन अगर आपने करा है और बायबैक आपने करा है। बायबैक का मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने के बाद कंपनी ये डिसाइड करती है कि भाई हम इन शेयर को खरीद लें। अच्छा, बायबैक और फोरफीचर में क्या फर्क होता है, मतलब जैसे कंपनी ने शेयर इशू करे थे, लोगों ने पैसा पूरा नहीं दिया तो कंपनी क्या करती है, उनका पैसा जब्त कर लेती है और उसको किसी थर्ड पार्टी को इशू कर देती है, ठीक है, ताकि मतलब जो है वहां से जो पैसा उन्होंने दे दिया वो हमारे क्या हो गए, फॉरफिट हो गए, ठीक है। उस पे उसके बाद वो जो शेयर है वो कैंसिल हो जाएंगे उनके नाम से, किसी थर्ड पर्सन को हम इशू कर देंगे, तो वो चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। डिविडेंड ऑन बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, तो वो आपका इसमें आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लोन, ठीक है, तो वो आपका इसमें आ जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना, अगर आपने दिया है डिविडेंड, आपने दिया है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर डिविडेंड आपको मिला है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है, क्योंकि कहीं पे मैंने इन्वेस्ट किया था तभी तो मुझे पैसा मिला है उसका। डिविडेंड अगर मुझे मिल रहा है तो वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, अगर डिविडेंड मैं पे कर रहा हूं तो वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सिमिलरली आपका इंटरेस्ट अगर आपको मिला है, अगर आपको वहां पे मैंने बताया था ना कि लोन आपने दिया है, लोन दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो हमारी इन्वेस्टिंग, और इंटरेस्ट दिया है
तो वो हमारी फाइनेंसिंग। ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ हमारी ट्रांजेक्शन होती है नॉट रिकॉर्डेड एज अ कैश फ्लो, कुछ हमारी ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिनको हम कैश फ्लो की तरह हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्या होता है, देयर आर सर्टेन ट्रांजेक्शन जिनकी जो मूवमेंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं आती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया या मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, तो उसको आप कैश फ्लो में कंसीडर नहीं करोगे। मैंने अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया या मैंने अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया, तो उसको कैश फ्लो थोड़ी हुआ। हमारा पैसा इस जेब से निकाल के हमने उसमें डाल दिया, हमने पैसा उठा के पेटीएम में डाल दिया, पेटीएम से उठा के उसमें डाल दिया, ठीक है। तो वो आपका जो है वो कैश फ्लो उसको आप कंसीडर नहीं करोगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपका क्या रहेगा कि जैसे कैश डिपॉजिट इन बैंक और कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक एंड परचेज और सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो इसको आप जो है उसमें कंसीडर आप नहीं करोगे, ठीक है। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन में आपका क्या रहेगा, जैसे कुछ चीजें हमारी इसमें आती हैं, जैसे आपके डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, इशू ऑफ बोनस है, तो ये एक तरीके से नॉन कैश ट्रांजेक्शन ही तो है। आपको बोनस देना था, आपने उसके बदले में शेयर दे दिए, ठीक है। अमोर्टाइजेशन का मतलब है कि कहीं पे कोई चीज बढ़ जाती है, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारा घट गया, ठीक है। तो यहां पर जो चीजें हैं वो उसको यूज करा जाएगा। तो ये भी हमारी डेप्रिसिएशन भी क्या है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, उसके बदले में हमारा कुछ जा थोड़ी रहा है, तो वो भी हमारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन में आती है। तो ये भी हमारा कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप कैश फ्लो में कंसीडर नहीं करोगे, और यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। इसके बारे में तो क्वेश्चन पूछा भी गया था कई बार, आपका डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन हमारा एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। क्यों, उसके बदले में कुछ ज्यादा थोड़ी है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपने कोई कार परचेज करी, ठीक है। जैसे मान लो आपने न्यू सेलफोन खरीदा 1,50,000 का, ठीक है। फिर आपको लगा अरे यार ये तो हमारे यूज करने में नहीं आ रहा, एक काम करते हैं बेच देते हैं। अगले दिन आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हम अपनी किडनी वापस लेकर आएंगे और इसको बोलेंगे कि लो भैया अपना फोन खरीदो और हमारी किडनी वापस दे दो, हमारा काम नहीं चल रहा। तो ऐसे में आप क्या करोगे, वो बोलेगा भाई साहब ये तो आपने यूज कर लिया, ये तो आपने यूज कर लिया, अब हम इतने का नहीं खरीदेंगे। अब आप बोलोगे भैया कल तो मैं लेके गया था, बोलेगा कल लेके गए तो ठीक है, जब तक कार आपकी शोरूम में खड़ी रहती है उसकी वैल्यू रहती है, जैसे वो टायर उसका नीचे आ जाता है उसकी वैल्यू घटती चली जाती है। जितना टाइम पास होगा उतनी ही वैल्यू उसकी घटती चली जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा, अब ये थोड़ी है कि पैसा हमें जाते हुए दिख रहा है, वो जाते हुए नहीं दिख रहा है लेकिन घट रहा है। अब तुम बोलोगे एक रात में ये इतना मतलब पुराना हो गया कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो 5,000 या 2,000 या 8,000 रुपीज मतलब जो डिक्रीज हो गई, कैसे, तो बोलेगा जादू, ठीक है। तो ये जो जादू है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारी जो एसेट है उसकी लाइफ 10 ईयर्स की है, तो 10 अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट 10 ईयर्स में उसकी लाइफ जो वो उसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीजें मतलब धीरे धीरे हमारी उसकी वैल्यू घट रही है, लेकिन वो घटती हुई कहां दिख रही है, हमें नहीं दिख रही है, लेकिन वैल्यू हमारी घट रही है। तो ये क्या है, हमारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। चलिए ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहले आप इनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आप निकालोगे, ठीक है। इसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, एम्प्लॉइज को कैश पे किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिविडेंड रिसीव्ड पेड, और ये सारा आपका जो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये सारा आपने कर लिया। इसके बाद नेट ये जो है वो इनसे आप इनफ्लो और आउटफ्लो आप देख लोगे, इनफ्लो आपका कितना है, आउटफ्लो आपका कितना है। जो इनफ्लो है उसको आप प्लस में रखोगे, जो आउटफ्लो है उसको आप माइनस में रखोगे, नेट आप निकाल लोगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद नेट कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ये चीजें हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से निकालोगे, ठीक है। तीनों एक्टिविटीज का निकाला आपने, इसको ए नाम दिया, इसको बी और इसको सी, तीनों को आप ऐड कर लो, तो इससे आपको पता चल जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश, कैश आपका कितना इंक्रीज हुआ है और कितना आपका डिक्रीज हुआ है। तो ए बी सी से तीनों आप कैलकुलेट करोगे, हो सकता है किसी में प्लस आए या किसी में माइनस आए, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा,
ठीक है। इसके बाद कैश एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, वो आप यहां पर देखो, और कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो बिगनिंग वाला अगर आप ऐड कर दोगे तो एंड वाला आपका निकल आएगा, या एंड वाला ऐड कर दोगे तो वो बिगनिंग वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे आप जो कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई हमारे पास जो पीरियड है वो कितना आया है। ठीक है, तो मतलब बिगनिंग का आपको दिया है तो आप एंड वाला उसमें ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कितनी आई है। ठीक है, तो ये चीज हम जो वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटीज के अंडर आप अलग अलग उसको कैलकुलेट करोगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हमारी इसमें आई हैं, और उसके अकॉर्डिंगली सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाओगे तो कुछ प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना है। क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखोगे? बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मतलब अगर आपके पास बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों चीजें हमारी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है हमारा, नेगेटिव भी हो सकता है। व्हेन द ओपनिंग बैलेंस इज नेगेटिव, ओपनिंग बैलेंस अगर हमारा नेगेटिव है तो आप उसको क्या करोगे? एड बैक करोगे क्लोजिंग बैलेंस में। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लेना कि जब हमारा लॉस होता है, कहने का मतलब होता है जब हमारा लॉस होता है तो उसको आप ऐड करोगे क्लोजिंग बैलेंस में, और इसका उल्टा है, अगर पॉजिटिव है यानी प्रॉफिट है तो आप उसको माइनस करोगे क्लोजिंग बैलेंस में, तो आपको ओपनिंग का पता चल जाएगा। तो इसमें आपको अपोजिट करना है। अगर आपका नेगेटिव है तो आप उसको ऐड कर दोगे, और अगर आपका पॉजिटिव है तो आप उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, ये पीएनएल का, पीएनएल से हमें पता चलेगा नेट प्रॉफिट हमारा कितना है और नेट लॉस हमारा कितना है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। अगर हमारा रिजर्व वगैरह की पोजीशन में कुछ बढ़ रहा है या घट रहा है, तो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन ड्यू टू अपोर्शनमेंट फ्रॉम द सरप्लस, यानी कोई चीज हमारी बढ़ती है तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो हमारा जो वो इंक्लूड हो जाएगा, यानी आप उसको एड बैक कर दोगे। किस चीज में? जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे आप उसको दोबारा से एड बैक कर दो, अगर बढ़ गया है तो। अगर घट गया है तो आप इसको वहां से माइनस कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, अगर आपकी इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग का मतलब क्या होता है? इफ द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग इज गिवन देन एट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू द कंप्यूट। अगर आपको नहीं गिवन है तो उसमें आप आउटफ्लो, और मतलब इसको आप जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप उसको कंसीडर करोगे। बोरोइंग से तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब अगर आपने बोरो पैसा किया है तो उसको आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंसीडर करोगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि उसका जो इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही आपका कंसीडर करोगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है तो वो आप इसको किस में कंसीडर करोगे? इनफ्लो में कंसीडर करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस अगर आपका कोई हुआ है तो आप, अगर आपका कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस अगर आपका कोई है तो जब भी आप नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस अगर आप देखोगे तो वहां पर आप उसको कंसीडर करोगे। वर्किंग कैपिटल का हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि हमारी वर्किंग कैपिटल में कितना कितना चेंजेस हुआ। करंट एसेट्स लिखो, करंट लायबिलिटी लिखो, उसमें पहले कितना था, बाद में कितना था, कितना चेंजेस हुआ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा एट द एंड कितना हमारा वर्किंग कैपिटल में कितना चेंजेस आया है। तो उसको भी आप नॉन कैश एक्सपेंसेस को इट विल बी शोन एज अ आउटफ्लो अंडर द अप्रोप्रिएट हेड। तो मतलब वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ों में आपका वो डेप्रिसिएशन वगैरह जो है उसको फिर यहाँ पर हम दोबारा से ऐड बैक करते हैं, क्योंकि पहले हमने माइनस किया था लेकिन दोबारा से हम उसमें ऐड बैक करेंगे। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर आपके कोई है तो उसको भी हम वहाँ पे कंसीडर करेंगे। कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर आपकी कोई है तो उसको भी हम जो वो यहाँ पर जब अपना कैपिटल के जो हम कैलकुलेट करेंगे या वर्किंग कैपिटल के चेंजेस जब हम देखेंगे तो उस टाइम पे उसको भी हम जो वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कि नॉन कैश वाला जो आइटम है हमारा, ये सब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, ये चीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको समझ आ गई। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा मुझे बताइए कि एक होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक होता है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। पहले आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनती थी लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट आपकी नहीं बनती है, अब आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। क्या फर्क होता है दोनों में? देखिए, तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है आप इसमें लिख लो जरा, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन
चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है उसमें हमारा कितना चेंजेस आ रहा है। और वर्किंग कैपिटल आप कैसे निकालोगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में कितना चेंजेस आ रहा है वो हमारा क्या बताएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट बताएगा। ठीक है, लेकिन जो कैश की जो मूवमेंट है, कैश में कितना चेंजेस आ रहा है वो हमारा क्या बताएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो ये भी हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन आपका आता ही आता है। चलिए, क्या होती है रेशो, चलिए रेशो क्या होती है, दो आइटम के बीच में या दो कोई भी वेरिएबल है उनका क्या प्रपोर्शन है, क्या हमारा क्वांटिफाई कर रहे हैं, क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेशो। देखो रेशो जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए। तो जब भी हम कोई किसी को चाहे कुछ आता हो चाहे ना हो, लेकिन वो रेशो अपना कैलकुलेट कर ही लेता है, उसको फॉर्मूला पता है तो रेशो वो आराम से कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो रेशो एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन होती है किस चीज की, कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मतलब दो आइटम हैं, दो वेरिएबल्स हैं आपके, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है और कैसे कैसे उसको जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसको हम यहाँ पर क्वांटिफाई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इसका इसके साथ में क्या रिलेशन है, इसको बढ़ाया तो इसमें क्या फर्क पड़ा, इसकी इसकी क्या रेशो है, तो ये चीजें हमें यहाँ से पता चल जाती हैं। तो रेशो जो है एक क्या करती है, हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कंपनी की सॉल्वेंसी के बारे में, ऑपरेशनिंग एफिशिएंसी के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में, और जो भी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करने का काम करती है। ठीक है, तो ये क्या क्या बताएगी आपके, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी बताएगी, ठीक है, एक सॉल्वेंसी बताएगी आपकी, ऑपरेशनल जो कैपेसिटी है उसको बताएगी, ठीक है, और आपकी लिक्विडिटी पोजीशन को बताएगी। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें इस कंपनी में अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें जो इससे पता चल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेशो है वो बेसिकली हमारे क्या बताती है कि एक स्टडी होती है जिसके थ्रू हम अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि भाई किस स्टेटमेंट में हमारा कितना जो फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वहां पर हम कैसे 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 हम उसको इन्फ्लुएंस करेंगे और देखेंगे कि कौन सी बिजनेस की एक्टिविटी में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी बिजनेस की एक्टिविटी में हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं भी अगर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो वहां की मैं बैलेंस शीट उठाऊंगा और बैलेंस शीट से रिलेटेड बहुत सारी रेशो को मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो उसको मैं देखूंगा, फिर उससे मुझे पता चलेगा कि भाई ये जो कंपनी है फ्यूचर में मेरा पैसा दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो उससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और ये सारी जो पोजीशन है इसको हमें यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, तो इससे हम ये देख सकते हैं कि मतलब हमारा जो आउटसाइडर जो है, आउटसाइडर को जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या अगर इस कंपनी में पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें मेरा जो पैसा है वो सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, या कंपनी मुझे ये पैसा वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो इसके बारे में मुझे जो कहाँ से पता चलेगा, रेशियो एनालिसिस से पता चलेगा। ठीक है, तो रेशियो बेसिकली क्या होती है, एक क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है, क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। रेशो कभी भी क्वालिटी को नहीं बताती है, ये सिर्फ क्वांटिटी को बताती है कि इसका इसके साथ में ये रिलेशन है, 2:1, 1:1, 3:1, 4:1, दिस और दिस और दिस टाइम दिस टाइम। ठीक है, तो उसको वो रिप्रेजेंट करने का जो काम होता है वो किसका होता है, रेशो एनालिसिस का होता है। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा रेशो एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो फाइनेंशियल डेटा है उसको सिंप्लीफाई करता है, उसको सिंप्लीफाई करने में हमारी हेल्प करेगा। ट्रेंड्स देखने में हमारी हेल्प करेगा कि भाई पहले कितनी थी, इस बार कितनी है, ट्रेंड हमारा क्या चल रहा है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या चीजें हो रही है, तो ये हमें रेशो से पता चल जाएगा। इसके साथ साथ कंट्रोलिंग करने में हेल्प करेगा। रेशो से हमारी कंट्रोलिंग कैसी होती है, तो हमें थोड़ा सा मेजर्स लिए जाएंगे, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई हमारा कहाँ कहाँ पर कितना कितना डिफरेंसेस हमारे आ रहे हैं और वहां पर क्या क्या एक्टिविटीज हमारी इसमें आ रही हैं। तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें हमारी जो भी एक्टिविटीज है हम उसको कैसे कंट्रोल करें और कैसे उसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उसको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, मतलब उसको बेनिफिट करेगा। मतलब जैसे मान लो कोई पर्सन सोच रहा है कि भाई मुझे इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो रेशियो एनालिसिस के थ्रू क्या कर सकता है,
उनको बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लोकेटिंग द वीक स्पॉट, मतलब आपको पता चल जाएगा कि वीक पॉइंट आपका कहाँ पर है। रेशो के थ्रू पता चल जाता है कि आपका जो वीक पोजीशन है वो आपकी कहाँ पर है, यानी वीक पॉइंट आपका क्या क्या है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। कंपैरेटिव स्टडी करने में आपको हेल्प करेगा, मतलब दो बिजनेस हैं या दो कंपनीज हैं उनके बीच में अगर आपको स्टडी करनी है तो आप रेशो के बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपके जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है उसको मेजर करने में आपके हेल्पफुल रहेगा, और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी मेजर करने में आपकी हेल्प करता है। मतलब आपकी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको इससे पता चल जाएगा, क्योंकि रेशो के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई कहाँ कहाँ पर आपकी कितनी कितनी एक्टिविटीज आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से बता कर सकते हो कि भाई देख सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ के आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी है, आपकी जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो कितनी है, और कितनी एक्टिविटीज़ में हमारा क्या क्या चीज़ें कंसिडर हो रही हैं। ठीक है, इसके यूज क्या क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दिया, परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है उसको मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। कमियां क्या रहती है इसकी, एक तो ये हमारा इन्फ्लेशनरी जो इफेक्ट होते हैं, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन की वजह से जो चीज़ें हमारी बढ़ जाती हैं तो वो इफेक्ट हमें यहाँ पे नहीं पता चल पाएगा कि भाई पहले क्या चीज़ थी। मतलब आपको ये तो पता चल जाएगा भाई ये चीज़ कम हुई या ज़्यादा हुई, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से हमारा कितना इफेक्ट हुआ, कितना ये जो इफेक्ट हुआ है वो हमारा क्यों हुआ है, इसका रीज़न आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, नॉट यूजफुल वाइल कंपेयरिंग द कंपनीज ऑफ टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, मतलब दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है उनको आपस में कंपेयर करो तो वहां पे फिर ये यूजफुल नहीं रहता। ठीक है, अब जैसे मान लो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो वहां पर फिर आप कंपेयर करोगे तो सेम इंडस्ट्री सेम लेवल के अगर आप कंपेयर करोगे तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप अलग अलग इंडस्ट्रीज को कंपेयर करो तो वहां पर फिर थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ठीक है, अब जैसे मान लो आप एक 12th क्लास के बच्चे के मार्क्स को आप सेकंड क्लास के बच्चे के मार्क्स से कंपेयर करो, अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी रेशो देखो उसकी रेशो देखो, उसके 80% और उसके 90%, उसके 40% और इसके 90% या इसके 100%। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग, क्योंकि कंपनी भी जानती है कि लोग रेशो कैलकुलेट करेंगे तो इसलिए कंपनी क्या करती है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है, चाहे जो मर्जी रेशो निकाल लो परफॉर्मेंस आपको सही मिलेगी, चाहे वो एक्चुअल में हो ना, लेकिन कंपनी का भी माइंड मेकअप रहता है कि लोग कैलकुलेट करेंगे, कुछ करें चाहे ना करें, लेकिन वो करंट रेशो क्विक रेशो ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ठीक है, ईपीएस और आपका जो डीपीएस है या जो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, ये दो चार रेशो तो वो कैलकुलेट कर ही लेंगे। ठीक है, डिफरेंस इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अब मान लो कोई आपने कोई अकाउंटिंग मेथड कोई और यूज करा है, मैंने कुछ और यूज करा है, तो आप उसको रेशो के थ्रू कंपेयर नहीं कर सकते। आपने कुछ और मेथड यूज करा है, मैंने कुछ और मेथड यूज करा है, जैसे ऑल्टरनेट मेथड अगर आपने यूज करे, जैसे मतलब स्टॉक का है, स्टॉक वैल्यूएशन के हमारे कई सारे मेथड होते हैं, आपने कुछ और यूज करा, मैंने कुछ और यूज करा, तो वहां पर फिर हमारी दिक्कत हो जाती है, वहां पर हम रेशियो एनालिसिस को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसको इग्नोर कर देता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को देखता है। इसके साथ साथ आपके जो है कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी लिमिटेशंस होती हैं। अगर मैं रेशो के टाइप्स की बात करूं तो इसमें हमारी लिक्विडिटी रेशो है, ये हमारी लिक्विड पोजीशन को बताती है। 5 टाइप की हमारी रेशो होती है, लिक्विडिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, टर्नओवर रेशो और अर्निंग रेशो, ये 5 टाइप की हमारी रेशो होती है। इसमें फिर हमारे अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। लिक्विडिटी रेशो में जो लिक्विड पोजीशन बताती है उसमें आपकी करंट रेशो और क्विक रेशो। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सॉल्वेंसी रेशो में डेट इक्विटी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये सॉल्वेंसी पोजीशन को बताती है कि भाई हम डेट पेइंग कैपेसिटी हमारी कितनी है। ठीक है, और हम इंटरेस्ट को पे आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ठीक है, अर्निंग रेशो, प्रॉफिट अर्निंग रेशो और अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो ये सारी हमारी रेशो हैं। देखो रेशो में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूले से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं उसको क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं तो पहले हमारी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होती थी जो हमारी रेवेन्यू स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे थी।
कुछ रेशो हमारी इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे है, कुछ रेशो हमारी बैलेंस शीट रेशो बैलेंस शीट के हिसाब से है, ठीक है, कुछ हमारी बैलेंस शीट से निकलेंगे, कुछ हमारी इनकम स्टेटमेंट से निकलेंगे, और कुछ निकलती हैं कंपोजिट रेशो जो मतलब दोनों को मिला जुला के निकलती हैं। फंक्शनल के हिसाब से अगर मैं उसको क्लासीफाई करूं तो जो कुछ रेशो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बताएंगे, कुछ रेशो हमारी टर्नओवर को बताएंगे, कुछ रेशो हमारी लिक्विडिटी एंड ओनरशिप को बताएंगे कि हमारी लिक्विडिटी कितनी है और हमारा ओनरशिप कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है फंक्शनल क्लासिफिकेशन में जो हमारे फंक्शनल एरिया के थ्रू बताएंगे, यानी जो प्रॉफिटेबिलिटी बताएंगे वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जो हमारी टर्नओवर से निकलेगी वो हमारी टर्नओवर रेशो, ठीक है। ऐसे ही हमारी लिक्विडिटी बताएगी, कुछ हमारी ओनरशिप बताएंगे कि ओनरशिप में कितना कितना चीज़ें हमारी चेंजेस हुई, ठीक है। तो इसमें जैसे मतलब हमारा जो है ये सब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बताती है हमारी, ठीक है, ये हमारी टर्नओवर रेशो को बताएंगे, ठीक है। इसमें हमारी अर्निंग और ये जो है ओनरशिप कैपिटल मतलब जो है क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं यूज़र के हिसाब से देखूँ तो अलग अलग यूज़र अलग अलग रेशो कैलकुलेट करेगा। मैनेजमेंट ऑपरेटिंग रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल, मैनेजमेंट को इससे मतलब होता है, तो ये वाली रेशो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होती है। क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या देखेगा, करंट रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, फिक्स एसेट्स रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो मतलब हमारा कितना टाइम में कितना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। करंट रेशो क्या है, उसकी क्विक रेशो क्या है, ठीक है। फिक्स एसेट रेशो मतलब उसका फिक्स एसेट्स उसकी कितनी है, कितना पैसा वो हमें दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। शेयर होल्डर क्या करेंगे, यील्ड रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, डिविडेंड रेट, ठीक है, कैपिटल गियरिंग, रिटर्न ऑन कैपिटल फंड, तो हर एक पर्सन अलग अलग रेशो कैलकुलेट करता है। इफ यू आर बिलोंग टू मैनेजमेंट दैट यू नीड टू कैलकुलेट एनी ऑफ दिस रेशो। इफ यू बिलोंग टू क्रेडिटर तो आप इन रेशो से आपको मतलब होगा। इफ यू बिलोंग टू द शेयर होल्डर कैटेगरी तो वहां पर हमारा जो पर्पज होता है एनालाइज करने का वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपका पर्पज अलग हो जाएगा, अगर आप मैनेजमेंट हो तो आपका पर्पज अलग हो जाएगा, अगर आप क्रेडिटर हो तो आपका पर्पज अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो लिक्विडिटी रेशो वो क्या बताएगी, दे मेजर द फर्म्स एबिलिटी टू मीट द करंट ऑब्लिगेशन। हमारी जो करंट ऑब्लिगेशन है यानी जो करंट सिनेरियो है कंपनी उनको पूरा कर पा रही है नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है उनको कंपनी पूरा कर पा रही है नहीं कर पा रही, क्योंकि इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी यूज करोगे और ये जो है वो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज करी जाती है। लिवरेज रेशो ये हमारी डेट और इक्विटी के बारे में बताएंगे कि भाई कंपनी के पास कितना डेट है और कितनी इक्विटी है, कंपनी ने कितना डेट ले रखा है और कितनी इक्विटी है, कितना इक्विटी पे कितना डेट ले रखा है, कंपनी इक्विटी को पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। एक्टिविटी रेशो हमारी क्या बताएगी कि मतलब कंपनी की जो एसेट है वो सही तरीके से परफॉर्म कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, या कंपनी अपनी जो एसेट है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, तो ये हमारी एक्टिविटी रेशो बताएगी। ऐसे ही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कंपनी की जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है या जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या है, किस तरीके से कंपनी यूज कर रही है, तो ये सारी चीजें आपके इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए लिक्विडिटी रेशो आपकी क्या बताएगी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को बताती है, ठीक है। तो जिसमें हमारी दो रेशो हम कैलकुलेट करेंगे, करंट रेशो और क्विक रेशो। करंट रेशो आप कैसे निकालोगे, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशो कैसे निकालोगे, टोटल करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसको हम जो है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी बोल देंगे, इसको हम क्विक एसेट्स बोलते हैं। और क्विक एसेट्स कैसे निकालोगे, टोटल करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। आइडियल रेशो कितनी होती है, ये होती है 2:1 और ये होती है 1:1, ठीक है। अगर किसी कंपनी की रेशो 3:1 है और किसी कंपनी की रेशो 1:1 है करंट रेशो, तो आप क्या मानोगे, 1:1 वाली जो रेशो है वो अंडर परफॉर्मिंग है, ठीक है। और अगर 3:1 है तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपके जो एसेट है वो आपके आइडियल पड़ी हुई है, कंपनी के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा ये रेशो भी ज़्यादा भी आपकी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्विक रेशो जो है वो आपकी 1:1 होती है, ये आपकी लिक्विड पोजीशन को बताएगी। ऐसे ही आपकी जो है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, जैसे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100, अर्निंग पर शेयर है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्राइस अर्निंग रेशो, मार्केट आपका जो है
MPS अपॉन में EPS, कितनी अर्निंग पे कितना मार्केट शेयर है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ये आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100, और नेट सेल्स कैसे निकलेगी, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो उससे आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही आप नेट अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाले तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100, और अगर आप नेट प्रॉफिट निकाले तो नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपके फॉर्मूले पे बेस्ड है, और फॉर्मूले के बेस पे ही आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी चलेंगी। तो आपको फॉर्मूले ही याद करने हैं, इसके कुछ मैं 2-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो उससे आपको ये कैलकुलेट करने आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपकी डेटर टर्नओवर रेशो होती है। डेटर में आप क्या करोगे, क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज डेटर्स और एवरेज रिसीवेबल। ठीक है, तो इससे आप अपनी ये जो चीजें हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने क्रेडिट सेल करी है, ठीक है, ये आपके क्रेडिट सेल पे आपके वो रहते हैं, मतलब जो बंदा आपको पैसा देगा उसकी जो रेशो निकलेगी वो डेटर और रिसीवेबल रेशो हम उसको बोलते हैं। ऐसे ही आपकी कलेक्शन पीरियड, ये आपका 365 अपॉन में एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, अगर 12 डिवाइड बाय डेटा टर्नओवर रेशो, तो इससे भी आप अपना जो चीज़ें हैं ये अपनी निकाल सकते हो 365, या अगर आप डेज में निकालो 365 डिवाइड बाय डेटा टर्नओवर रेशो, अगर आप जो है मंथ में निकालो तो 12 डिवाइड बाय डेटा टर्नओवर रेशो, और अगर आप जो है उसमें मंथ में और डेज में दोनों में आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हो। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी आपकी, ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ऐसे ही आपकी एसेट टर्नओवर रेशो निकलेगी नेट रेवेन्यू अपॉन में एसेट। ठीक है, आपकी जो टोटल सेल्स आपकी हो रही है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स आपकी कितनी है, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसी आपकी सॉल्वेंसी रेशो है, तो इससे सॉल्वेंसी का पता चलेगा आपको। ठीक है, जैसे डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन में इक्विटी, टोटल एसेट्स टू टोटल डेट यानी टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, प्रोप्राइटरी रेशो, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। ठीक है, तो इससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप इसमें आपको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है और जो रेशियो एनालिसिस है, इन दोनों के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इससे प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन पार्ट्स को आप ज़रूर देखें, ताकि आपकी एक सीरीज़ में आपकी जो स्टडी है वो चलती रहे। तो मिलते हैं जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक हमारा क्या रहेगा, टारगेट कॉस्टिंग और आपकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, और इसमें हमारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे जो रह गए वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, ताकि हमारा जो अकाउंटिंग का पूरा पार्ट है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कंप्लीट सीरीज एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस, जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।